नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज मेरे साथ डॉक्टर दीपाली तनेजा हैं। डॉक्टर दीपाली दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में सीनियर स्पेशलिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया की। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। और व्यूअर्स, आज हम इनसे बात करेंगे एल्डरली केयर, विशेष तौर पर न्यूट्रिशन के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि एल्डरली की डॉक्टर के हिसाब से क्या डेफिनेशन? सो विशाल, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार जिनकी उम्र 60 से अधिक होती है उन्हें हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं। अब जिन कंट्रीज़ में, जिन एरियाज़ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, वहाँ इवन 50 की एज पे आपको एल्डरली टर्म कर दिया जाता है। क्वाइट सरप्राइजिंगली आप देखेंगे तो फैमिली और कम्युनिटी स्ट्रक्चर में एज की ये डेफिनेशन नहीं फॉलो करी जाती है आपको बुजुर्ग बोलने के लिए। वहाँ आपका ग्रैंड पेरेंट्स बन जाना या आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे बेस्ड या आपकी हेल्थ कंडीशन के बेसिस पे आपको बुजुर्ग समझ लिया जाता है। WHO के अनुसार 2019 में इस दुनिया में 1 बिलियन एल्डरली लोग थे और ये नंबर एक्सपेक्ट करा जा रहा है टू इंक्रीज टू 2.1 बिलियन बाय द ईयर 2050। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो एल्डरली पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रही है। You see, all thanks to advances in medical science over the past few decades, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। उसके रहते एल्डरली पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रही है। अब ज़रूरत है ना सिर्फ जीने की, बल्कि एक अच्छी सेहत और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीने की। और इसीलिए आज का हमारा डिस्कशन मेरे हिसाब से ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि क्रिटिकल भी है। अच्छा डॉक्टर दीपाली, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बड़ी उम्र में या एल्डरली एज में अगर बात करें तो न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? विशाल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है मेरे हिसाब से। रिसर्च हमें बताती है कि इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन में मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, स्पेशली इन विमेन जिनकी उम्र 70 से अधिक है। यूसी हम आमतौर पे बोल देते हैं कि दादी ने थोड़ी सी खिचड़ी खा ली, थोड़ा दलिया खा लिया, बहुत है। बट द ट्रूथ इज़ कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कम नहीं हो रही बल्कि और प्रिसाइज और इम्पॉर्टेंट होती चली जाती है। पुरानी गाड़ी को ही समझ लीजिए, जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है उसे मेंटेनेंस की और रिक्वायरमेंट पड़ती है, बेटर फ्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऐसे ही एक एजिंग बॉडी को बेटर न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। यू सी, प्रॉब्लम क्या होता है ना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, उसकी वजह से एनर्जी बर्न करने में टाइम लगता है, हमारा डाइजेशन पुअर होता जा रहा है, उसके कारण हम न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो रही है तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारा मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। इसे हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं एज रिलेटेड मसल लॉस को सार्कोपीडिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? आप टायर्ड फील करते हैं, फटीग्ड बॉडी होती है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं तो आप हेल्पलेस फील करते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होने लगता है। आपको अगर कोई भी बीमारी हो जाए तो आपके लिए रिकवरी मुश्किल हो जाती है। एंड सबसे बड़ी बात, आपके गिरने के चांसेस इंक्रीज करने लग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में मसल लॉस तो है ही, बोन्स भी वीक हो गई हैं तो फ्रैक्चर्स का इंसिडेंस भी बढ़ जाता है। और इसीलिए मेरा मानना है कि एल्डरली न्यूट्रिशन को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर दीपाली, एक बात बताएं कि आप क्योंकि हॉस्पिटल में हैं, स्वयं आप पता नहीं कितने लोगों को रोज़ देखती होंगी, कितने मरीज़ आते होंगे आपके पास। जो एल्डरली एज के जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, एक्चुअली वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अगर मैं आपको सही बताऊं तो हमारे एल्डरलीज अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। बात करते हैं भूख ना लगने की, लॉस ऑफ एपेटाइट। होता क्या है ना कि हमारे एल्डरलीज किसी ना किसी दवाई पे होते हैं। कोई ब्लड शुगर की दवाई ले रहा है तो कोई हाई बीपी की दवाई ले रहा है, किसी का डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है, या कई बार आपके जोड़ों के दर्द के लिए आप पेन किलर्स ले रहे हैं। एंड रिजल्ट क्या होता है कि आपकी एपेटाइट अफेक्ट हो जाती है, आपको भूख कम लगती है। इसके अलावा उन्हें दांतों और मसूड़ों में तकलीफ शुरू हो जाती है, चबाने में दिक्कत होती है, रोटी नहीं चबा पाते, तो वो ईजियर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं और शिफ्ट कर जाते हैं सॉफ्ट फूड पे। दूध के अंदर ब्रेड डाल के खा लिया, चाय के अंदर बिस्किट ले लिया, तो इससे न्यूट्रिशन तो मिला नहीं, हाँ शुगर ज़रूर बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निगलने में दिक्कत होने लगती है, जैसे हम बोलते हैं स्वोलोइंग में दिक्कत होती है। पार्किंसंस के पेशेंट्स, स्ट्रोक के पेशेंट्स,
इन्हें निगलने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में हमें ज़रूरी है कि हम उन्हें सॉफ्ट मैश्ड फूड दें, जैसे सूजी का उपमा हुआ, दलिया हुआ, मैश्ड बनाना दे दिया, तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, एंड इट इज़ सैड, कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, लोनलीनेस आ जाती है। क्यों? एक एज के बाद प्रॉबेबली एक सिंगल पार्टनर रह जाते हैं, या आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहते, तो दोनों ही सिचुएशन में आपका खाना बनाने या बनवाने का मन नहीं करता। तो आप क्या करते हैं, आपके किचन में जो भी इजीली अवेलेबल है उसे यूज़ कर लेते हैं पेट भरने के लिए। न्यूट्रिशन तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही गया। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बड़ों को प्यास कम लगती है। प्यास कम लगेगी तो बेयरली 2 से 3 ग्लास उन्होंने दिन में पिए तो टायर्डनेस आएगी, ब्रेन में कन्फ्यूजन सेट इन करेगा, और यूटीआई माने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। सो यू सी द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज़ कि जिस उम्र में आपको न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस टाइम आपका टेस्ट और स्मेल कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, आपकी दांत आपका साथ नहीं दे रहे हैं, और आपकी भूख का तो सिग्नल ही ब्लंट हो गया है। सो मेरा मानना ये होगा कि अगर आपके घर में एल्डरली हैं और वो बोलें कि बेटा मुझे भूख नहीं लग रही है, इट इज़ अ क्लिनिकल सिग्नल ऑफ मैल न्यूट्रिशन, एंड ऑफ कोर्स आपको अपने डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए कि कहीं कोई और बीमारी तो नहीं है। अच्छा डॉक्टर दीपाली, मतलब क्या रिसर्च या क्या साइंटिफिक तरीके से चीज़ें कहती हैं कि किसी भी एल्डरली को कितनी रिक्वायरमेंट होती है, एवरेज अगर मैं बात करूं? तो अगर हम बात करें तो एक एवरेज एल्डरली फीमेल को 1600 से 2000 किलो कैलोरी, एंड एक एवरेज एल्डरली मेल को 1800 से 2400 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है एक दिन में, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो कितना करते हैं, उनकी एज क्या है, उनकी लेवल ऑफ फिटनेस क्या है। अब प्रोटीन तो आपको हर मील में देना ही है उन्हें, चाहे वो एग के फॉर्म में हो, चाहे वो दाल के फॉर्म में हो, चाहे वो पनीर के फॉर्म में हो, मिल्क के फॉर्म में हो, आपको लगभग 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन उन्हें देना है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे एल्डरलीज का 50% भी नहीं ले रहे होते हैं। आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में, तो ये सही तरीके से देने ज़रूरी हैं। यू सी, इस उम्र तक आते आते आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन हो गए हैं, पर तब भी आपको डे टू डे फंक्शनिंग तो करनी ही है। आप मानेंगे तो हमें सांस लेने के लिए और इवन अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से। तो ये पर्पस हुआ। अब बात फैट्स, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स ही करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए अच्छे हैं, जैसे कि आपने लिए ओट्स, आपने लिया दलिया, आपने लिए ब्राउन राइस या मिलेट्स। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, तो शुगर की स्पाइक्स कॉज नहीं करते, और आपकी एनर्जी लेवल्स को सस्टेन करते हैं। फैट्स पे आते हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप ट्रांस फैट्स या डीप फ्राइड फूड ना लें। हाँ, हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स हुए, सीड्स हुए, फिर साथ में आपने देसी घी थोड़ा मॉडरेशन में लिया, मस्टर्ड ऑयल लिया, ऑलिव ऑयल लिया, ये सब आपके लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, इसके साथ साथ आपका विटामिन डी, जिंक, विटामिन B12, कैल्शियम लेना भी बहुत ज़रूरी है आपकी बोन्स के लिए, आपके नर्व्स के लिए और आपकी इम्यूनिटी के लिए। सो यू सी, इस तरह से बना प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स का एक बैलेंस जो हमें अचीव करना है, और तभी हमें मिलेगा एनर्जी, रिकवरी और इम्यूनिटी का परफेक्ट कॉम्बो। तो एल्डरली प्लेट न्यूट्रिएंट डेंस, न्यूट्रिएंट पैक्ड एंड इजीली डाइजेस्टेबल सॉफ्ट फूड की होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर दीपाली, अगर मैं साधारण भाषा में समझना चाहूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कोई भी देखे अगर उस भाषा में बात करूँ, तो मतलब एक एल्डरली की किस प्लेट जो है खाने की, वो किस तरह की होनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। पर इस पे ना मैं बात एक प्लेट पे नहीं करूँगी, मैं पूरे दिन की प्लेट की बात करती हूँ। तो यू सी, और मैं इस पे आपको उसका पर्पस और टाइमिंग भी बताऊंगी। इसे मैं बोलती हूँ मील प्लानिंग लाइक मेडिसिन डोजिंग। जैसे डॉक्टर आपको बोलते हैं 500 मिलीग्राम की ये गोली आपने दिन में 3 बार खानी है, या 1 ग्राम की गोली 2 बार खानी है। मैं आपको पूरे दिन का खाना बताती हूँ। तो ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं, आपने 2 सोक्ड नट्स लिए, अगर आपको चबाने में दिक्कत आ रही है तो आप ग्राइंड करके ले सकते हैं। आपने हल्दी का दूध लिया, आप एक एग ले लीजिए या मूंग की दाल का चिल्ला ले लीजिए।
मिड मॉर्निंग करीब 11 बजे आपने कोई भी सीजनल फ्रूट लिया, आपने उसमें मैश्ड बनाना ले लिया, पपाया ले लिया, जो भी आपको अच्छा लगता है और आपकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अलाउड हो। इसके साथ आप छाछ लीजिए या कोई हर्बल टी ले लीजिए। ये ना आपकी डाइजेशन को एड करते हैं एंड एट द सेम टाइम डिहाइड्रेशन अवॉइड करते हैं, जिसको मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ। लंच में आपने एक मल्टीग्रेन रोटी ली या दलिया लिया, आपने कोई भी सॉफ्ट कुक्ड वेजिटेबल जो आप डाइजेस्ट कर पाएँ, आपको अच्छी लगती है, आप लें। आपने एक कटोरी दाल ली, दही लीजिए, दही इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक, एंड साथ में आपने थोड़ा सा देसी घी ज़रूर डाला, क्योंकि देसी घी से विटामिन्स का अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। इवनिंग पे आते हैं। इवनिंग टाइम में हमने थोड़ा सा नींबू पानी ले लिया, कोई मुरमुरे की चाट ले ली, उस पर पीनट्स डाल के अगेन ग्राइंड कर लीजिए। मैं बार बार कहती हूँ ये न्यूट्रिशियस है, पर आप चबा नहीं पा रहे हैं तो आप उसे ग्राइंड करके ले लीजिए। डिनर के लिए पहली चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि डिनर टाइम से करिए, डिनर अर्ली करिए। 7:30-8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। तो आप मूंग की दाल की खिचड़ी लीजिए, उसमें आपने देसी घी लगाया, ये मेरे हिसाब से एक सुपर फूड है। या आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूध लीजिए, हल्दी का दूध ले लीजिए रात को। इससे ना अगर हम टाइमली लेंगे तो हमारा खाना डाइजेस्ट होएगा एंड हमें नींद अच्छी आएगी। अगर आप देखेंगे तो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं ना, ये हमारी सारी किचन में अवेलेबल हैं। एक ज़रूरी बात है, एल्डरली की थाली छोटे भले ही हो, पर उसका हर निवाला स्ट्रॉन्ग और पर्पसफुल होना चाहिए। अगेन, ओवर ईटिंग नहीं करनी है आपको, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंडली, खुश होके खाइए, पॉजिटिविटी के साथ खाइए। एक और बात, कोई भी खाना आपको लगेगा नहीं जब तक कि आप कोई लाइट फॉर्म ऑफ एक्टिविटी ना इन्वॉल्व करें। तो आप चाहे 15 मिनट अपने घर में ही चल लें या सामने वाले पार्क में जाके स्ट्रॉल कर लें, या अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं तो थोड़ा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ज़रूर रखिए। बहुत बढ़िया आपने बात बताई डॉक्टर दीपाली। अच्छा डॉक्टर दीपाली, एक सवाल जब इस सब बात आती है, प्लेट का हम डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीज़ें आती हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। और वैसे भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देख के बहुत कुछ चलता रहता है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या न्यूट्रिशन अलग अलग एज, अलग अलग बीमारी के साथ, अलग अलग व्यक्ति के साथ क्या डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है और क्वेश्चन है जिसका हमें ध्यान रखना है। हर बीमारी, हर कंडीशन के हिसाब से आपका मील कस्टमाइज होना चाहिए। बात करते हैं फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ और खाली पेट दोनों दोस्त नहीं हो सकते। सो यू सी, अगर आप लंबे फास्टिंग गैप्स रखेंगे ना, या तो आपकी शुगर बढ़ेगी या फिर हाइपोग्लाइसीमिया से अटैक करेगा। आपको लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स के खाने अपनी एपेटाइट में इंक्लूड करने हैं अपने खाने में, जैसे मेथरे हुए, जैसे करेला हुआ, जैसे ओट्स हुए। तो ये शुगर स्पाइक्स नहीं होने देते, धीरे धीरे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। बात करते हैं आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ज़रूर रखनी चाहिए। तो उनके लिए हल्दी, फ्लैक्स सीड्स जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। साथ में बहुत ज़रूरी है एक अच्छा प्रोटीन इनटेक, क्योंकि अल्टीमेटली जॉइंट के टिश्यू को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। बात करते हैं किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स की। बहुत इम्पॉर्टेंटली, नमक और पोटेशियम कंटेनिंग फूड किडनी पे जोर डालता है, तो ये आपको अवॉइड करने ही हैं। आप बनाना, केला हुआ या टमाटर हुआ या नमकीन वगैरह, ये अवॉइड करें। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सजेशन मैं देना चाहूँगी किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स को कि आप प्लीज़ डाइटिशियन और नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही अपने डाइट को प्लान करें, क्योंकि हर पेशेंट की किडनी की डिजीज़ अलग स्टेज में होती है और उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। सो यू सी विशाल, जैसी बीमारी वैसी थाली, ये हर केयर गिवर को समझना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वन साइज डज नॉट फिट ऑल। बहुत ही बढ़िया बात बताई डॉक्टर दीपाली आपने, क्योंकि हम अक्सर अपने जो हेल्थ से अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं उनमें बात बोलते हैं कि आप कुछ भी कीजिए पर बिना डॉक्टर की सलाह मत कीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग होते हैं, आधा सुना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप पे पढ़ा शुरू कर दिया, मतलब ये कई बार बहुत रिस्की हो जाता है शायद।
आपके पास आते होंगे ऐसे पेशेंट? बिल्कुल आते हैं और बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं और बहुत सारे अपने डाइट्स भी बता के जाते हैं। अच्छा डॉक्टर दीपाली, आपने अभी बात की केयर गिवर का जिक्र किया, तो केयर गिवर व्यूअर्स वो होता है जो किसी भी पेशेंट का ध्यान रखते हैं। वो घर में परिवार के 2 सदस्य भी हो सकते हैं, 4 सदस्य भी हो सकते हैं, उनको एक मेडिकल भाषा में केयर गिवर हम बोलते हैं। तो जो केयर गिवर होता है उसको कितना ध्यान रखना पड़ जाता है इस सब चीज़ों में? तो मेरे कुछ सजेशंस होंगे केयर गिवर्स के लिए, जो कि घर में नॉर्मली आपके बच्चे होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं या अटेंडेंट अगर आपने रखा है। पहली चीज़ ऑब्जर्व करिए, क्या आपके एल्डरलीज की खाना कम तो नहीं हो गया है, क्या वो टायर्ड तो नहीं फील कर रहे हैं, क्या उनका वेट लॉस तो नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाइए या देखिए उनका न्यूट्रिशन कैसा चल रहा है। सेकेंडली, उन्हें स्मॉल इंटरवल्स पे, शॉर्ट इंटरवल्स पे कुछ ना कुछ खाने के लिए दीजिए। वो धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगे, वो वन टाइम पे एक बिग मील नहीं ले पाएंगे। थर्डली, उनके लिए गोल सेट करिए कि दादा आपने आज इतना खाया, कल 2 चम्मच और लेने की कोशिश करिए। तो इस तरह से। एंड एक और चीज़, खाना अपने एल्डरलीज के साथ बैठ के खाइए। जब आप उनके साथ बैठ के खाएंगे ना, आप देखेंगे उनकी एपेटाइट और बेटर होती चली जाएगी। एक और चीज़, दवाइयों को हटा के न्यूट्रिशन को लाएं, जिससे कि सप्लीमेंट्स की ज़रूरत कम ही पड़े। डॉक्टर दीपाली, ये तो हमने सब बात की कि जो लोग होते हैं हमारे सराउंडिंग में, जो पेशेंट्स होते हैं, कई बार जब एल्डरली एज आती है तो लोगों को हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, कई बार एडमिट भी होना पड़ता है, आईसीयू में भी जाते हैं। अब जब वहाँ हॉस्पिटल में होते हैं तो मेरे ख्याल से मैं मान के चलता हूँ कि उनकी देख रेख प्रॉपर तरीके से, खाना वाना शायद सब दिया जाता है, पर वो उतना खा नहीं पाते वहाँ पे। अब आते हैं कि जब वो घर आ जाते हैं तो जो इस तरह के लोग होते हैं जो आईसीयू में रह के आए, क्या उनके लिए कुछ अलग तरीके की स्पेशल रिक्वायरमेंट हो जाती है? तो जब कोई पेशेंट घर आता है आईसीयू से, उसकी बॉडी अभी भी कैटाबॉलिक स्टेट में है। इस स्टेज पे उन्हें हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, इजीली डाइजेस्टेबल फूड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एट द सेम टाइम हम हाइड्रेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा। अच्छा डॉक्टर दीपाली, आखिरी में मैं आपसे बात एक चीज़ कहूँगा कि जो भी हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि एज इज़ नॉट योर एनिमी, अंडर न्यूट्रिशन इज़। आपका अपने बड़ों को बड़े प्यार से एक गर्म दूध का ग्लास देना या दलिया देना या सूप देना, यह एक इमोशन नहीं है, यह एक ट्रीटमेंट भी है। न्यूट्रिशन इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन, आई विल से, एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर किचन। यू सी, एल्डरली न्यूट्रिशन ना एक लग्जरी नहीं है उनके लिए, यह उनकी डेली फंक्शनिंग और ज़िंदगी जीने की ताकत का बेसिक फाउंडेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपाली, आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आई, आपने समय निकाला। और मैं जानता हूँ कि जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं और तो बहुत व्यस्तता रहती है, और अगर कोई छुट्टी मिलती है तो उस दिन अपने भी बहुत सारे काम होते होंगे। तो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर दीपाली को, और उम्मीद करता हूँ कि जो आज का कार्यक्रम है ये आपको एटलीस्ट बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देगा। और फिर कहूँगा, जैसे डॉक्टर दीपाली ने भी कहा, कि आप इसको सुनिए और लोगों को भी इसको सुनाइए, पर साथ साथ कुछ भी डिसाइड करने से पहले एक बार अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे सलाह लें और फिर उस खाने को शुरू करें न्यूट्रिशन के साथ। तो आपसे विदा लेते हैं। इस तरह के और भी कार्यक्रम आपको सुनने को मिलते रहेंगे। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।